हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग रेनबो 2 से चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, यानी वैसे उपाय जिसने मानव जाति को क्या किया, बढ़ने में मदद किया। ठीक है, और जिसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कि बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसल, इनका पूरा नाम क्या है? बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसल। और यह काफ़ी टैलेंटेड आदमी है, मल्टी टैलेंट है। इनमें देखिए क्या क्या है कि ब्रिटिश फिलोसफर का मतलब दार्शनिक। ठीक है, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, मैथमेटिशियन, ठीक है, गणितज्ञ भी थे। कहता है एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, कहता है कि सोशल रिफॉर्म अगर किसी मान लीजिए समाज में किसी चीज़ के लिए सुधार लाना हो तो वो उसके लिए हमेशा आगे रहे। कहता है कि पेसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी आदमी। ठीक है, शांति जिसको पसंद हो, महिला नहीं, शांति वातावरण। ठीक है, कहता है कि प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट, कहता है कि प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, प्रमुख। ठीक है, और रेशनलिस्ट का मतलब होता है जो तर्क कर सके, किसी बात पे तर्क रख सकते। अब देखते नहीं लोग कितना बहसबाजी में फालतू का उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ कहता है जब वीडियो रुकेगा तो मुझे बोलना। वो वीडियो जहाँ से डिलीट किए फिर उसके अंदर से रिसाइकल बिन से मैं डिलीट नहीं किया हूँ, हो सकता है स्पेस का दिक्कत हो जाए। कहता है कि वाज अ प्रोलिफिक राइटर, कहा जाता है कि 20वीं सदी के क्या थे, एक बहुत ही ख्यातिपूर्ण क्या थे, राइटर थे। कहता है कि ही वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कहता है कमेंटेटर समझते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह चल रहा हो तो उसका क्या करता है, कमेंट्री करता है ना। तो कमेंटेटर मतलब जो क्या करे, चीज़ों को एक्सप्लेन करे। वो क्या थे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिकों पर वहाँ क्या थे, कमेंटेटर के तौर पर मौजूद थे। कहता है कि हिज कमेंट ऑन सेक्स, मैरिज एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पीथी एंड फुल ऑफ कंडियर। कहता है कि इनका जो लिखने का टॉपिक्स था, सेक्स पे, मैरिज पे, पॉलिटिक्स पे, धर्म पे था, साइंस पे था, साइकोलॉजी पे था, फिलॉसफी पे था, सामाजिक पे, एजुकेशन पर, मार्क्स एंड बुद्धा पे। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा पे। तो इन सबों पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा। कह रहा है कि इन 1950 रसल वाज अवॉर्डेड Nobel Prize in Literature in recognition of his varied and significant writings in which champions humanitarian ideals and freedom of thoughts। कहता है कि एक इनकी रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1950 में मिला। 1950 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्या इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1950 में मिला। ठीक है, 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। कहा जा रहा है कि इनकी जो सिग्निफिकेंट रचना थी, महत्वपूर्ण रचना थी, है ना, जिससे क्या हुआ, मतलब आइडियल एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स लोगों को मानवता में डेवलप हुआ। ठीक है, कहता है कि ही वाज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। कहता है उनके जो लिखने का तरीका था बिल्कुल वास्तविक था, है ना, और इनके एटीट्यूड में ही दिखता था कि वो हमेशा बातों को जो रखते थे वो काफ़ी अच्छे तरीके स्ट्रॉन्ग वे में रखते थे। कहते थे कि हिज राइटिंग एम्फसाइज रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। कहता है कि उनका जो लिखने का जो शैली था वे कारण, इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपके पास बौद्धिक क्षमता, ह्यूमन हैप्पीनेस मानव की प्रसन्नता, मानव की गति एंड स्वतंत्रता की बात करता था। ठीक है, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। वर्क्स का मतलब क्या, रचना, प्रसिद्ध रचना है। कौन कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, हैज़ अ मैन, फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड टू फ्रीडम, इन पैरासाइट ऑफ आइडलेंस, वाई एम नॉट क्रिश्चियन। तो इनकी ढेर सारी प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें से एक दो देख लेना है जो आपको इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है। ठीक है, तो ये था बर्ट्रैंड रसल के बारे में। कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? 1950 में। किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर में मिला था। ठीक है, और क्या, जन्म हुआ था इनका 1882 में और मरण से 1970 में। किस देश के थे?
ब्रिटिश फिलासफर है। तो ब्रिटिश फिलासफर का मतलब क्या, इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है। और हम लोग जो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है, ये किस पे है कि मानव जाति के विकास में किन किन चीज़ों ने मदद किया, ठीक है। इधर भी देखते रहना, जहाँ रुकेगा बोल। कहता है कि बिफोर वी कैन डिस्कस द सब्जेक्ट वी मस्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर टू हेल्प अ मैनकाइंड। कहता है कि इस विषय को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, कहता है कि हम लोग को एक धारणा बना लेनी चाहिए, है ना, चाहे या मान लेना चाहिए कि कुछ ऐसे प्रकार हैं, काइंड का मतलब क्या, प्रकार हैं, जिसने मानव जाति को हेल्प किया, ठीक है। कहता कि आर मैन हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरियस और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल और व्हेन दे बिकम हैप्पियर और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस और व्हेन दे कम टू नो मोर और when they become more friendly to another. I think all these things come into a conception of what helps mankind. I will say a primarily word about them. यहाँ पे कुछ टॉपिक्स का चर्चा करते हैं, कौन, लेखक। क्या कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में लेखक बताना चाहते हैं कि शायद यह चीज़ें जो है मानव जाति के विकास में क्या किया है, हेल्प किया है। पहला कहता है कि क्या हम लोग का नंबर ज़्यादा होने के कारण, मतलब ह्यूमन जाति का क्या हुआ, नंबर बढ़ा, ठीक है, तो क्या उसने हेल्प किया। फिर कहता है क्या हम धीरे धीरे जानवर से कम दिखने लगे। हम लोग का स्टार्टिंग क्या था, पूंछ बूछ सब था हम लोग का, अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग किस तरह दिखते थे, जानवर की तरह। तो कहता है क्या जानवरों से कम दिखने लगे, ठीक है। क्या हम लोगों ने हैप्पियर होना चालू कर दिया, प्रसन्नता होना चालू कर दिया। कहता है कि अलग अलग डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। जैसे आप लोग अपने हैं, क्या है, मौसम कैसा है, डाइवर्सिटी है, नहीं, जाड़ा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, और क्या है, बसंत है, शरद है, सब है। तो इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। तो कहता है कि अलग अलग डाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम लोग, इसके चलते हम लोग मानव जाति का विकास हुआ। कहता है कि हम लोग को जानने के लिए एक और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की उत्सुकता हुई, क्या वो मानव जाति का विकास किया। क्या एक दूसरे के हम लोग फ्रेंडली हो गए, क्या यह मानव जाति का विकास किया। कहता है कि दिस ऑल थिंग्स, कहता है कि यह बिल्कुल एक अवधारणा की तरह बन के आया है और मैं इस बात को बिल्कुल प्राथमिक चीज़ें कहूँगा जिसने मानव जाति को बढ़ने में क्या किया, मदद किया। समझ में आया कौन कौन सा वो फैक्ट्स था, ज़्यादा नंबर होना और जानवरों को, मतलब हम लोग जानवर से थोड़ा सा सब दिखने लगे वो, और ज़्यादा प्रसन्न होने लगे वो, ठीक है। कहता है कि हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के अनुभव को महसूस किया, क्या वो ज़्यादा जानने की इच्छा जाहिर हुआ, वो एक दूसरे के मित्रवत हो गए हैं वो, है ना। और कहता है कि यह बिल्कुल इस चीज़ों को लेखक क्या कहते हैं, प्राइमरली इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ ये चीज़ था जिसने क्या किया, मदद किया, ठीक है। 2 नंबर तक हो गया है, अच्छा 1 ही नंबर हुआ, ठीक है, नीचे 2 नंबर है। कहता है कि द मोस्ट इंडिविजुअल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इट्स नंबर। अब लेखक ने सबसे पहले क्या किस चीज़ को प्राथमिकता दिया, नंबर्स का दिया, ठीक है। वो सब पर धीरे धीरे बात करेंगे, लेस लाइक एनिमल, पहला नंबर, फिर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, फिर और भी चीज़ पर ये चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो मतलब प्रमुख जो मतलब रीज़न माना या फिर उसके पीछे जो प्रकार माना, वो सबसे बड़ी क्या है कि मैन काइंड का जो नंबर है, मानव जाति का जो नंबर आया, वो है सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट लेखक को लग रहा है। कहता है कि देयर हैव बीन अ टाइम व्हेन होमोसेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज सबस्टिंग प्रिकॉसली इन जंगल्स एंड केव्स, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट, हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नॉरिशमेंट। कहता है कि अंदाज़ा लगा रहा है लेखक, मस्ट हैव का मतलब होना चाहिए, एक समय ऐसा होगा जब होमोसेपियंस, मानव जाति का सबसे पहले विकास किससे हुआ, होमोसेपियंस से, ठीक है। होमो का मतलब मानव, सेपियंस का मतलब जाति, ठीक है। तो होमोसेपियंस जो था रेयर स्पीसीज था, मतलब पूरे पहले तो हम लोग बंदर की तरह बने, बंदर में फिर हम लोग होमोसेपियंस आए। तो होमोसेपियंस जो कहता है कि वो बुद्धिमत्ता उसमें पहले सबसे पहले आया, फिर धीरे धीरे वहाँ से क्या हुआ, डेवलपमेंट होना चालू हो गया। तो यहीं पे बात की जा रही है कि होमोसेपियंस तो था उस समय एकदम रेयर स्पीसीज रहा होगा, दुर्लभ प्रजाति रहा होगा। कहता है सबस्टिंग मतलब जो जीवन था, मतलब जीने के लिए जो
प्रिकॉशनली इन जंगल, बड़ा खतरे से वो जंगल में और गुफाओं में रहता था। साथ ही साथ वो जंगली जानवरों से क्या था, भयभीत था। अब जंगल में रहिएगा तो भयभीत होइएगा नहीं। और कह रहा कि हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नॉरिशमेंट, और उसको क्या था कि भोजन प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो कौन था जो मानव जाति का सबसे क्लोज था, होमोसेपियंस, ठीक है। कहाँ रहता था, जंगलों और गुफाओं में रहता था, जंगली जानवर से भयभीत रहता था, और क्या था कि उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इतना हो गया, कोई दिक्कत। कह रहा है कि एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वॉज कम्युनिकेटिव बिकॉज इट बी हैंडेड ऑन वन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन had scarcely begun to outweigh the advantage of his long infancy. He listened agility as compared with the monkeys. कहता है his lack of self protection, hirsute protection against cold. In those days, the number of men must certainly have been very small. The man used to which thoughts throughout the age, men have put their technical skill has been increased. The total population, I don't mean this was intention, but it was in fact the effect. If this is something to rejoice in, and we have occasion to rejoice. कहा जा रहा है कि जानवर और मानव में क्या अंतर है, बोलो। We are also animal, but we are social animal, ठीक है, समझ में आया बात को। तो कहता है कि मनुष्य के पास एक यही क्षमता है, क्या, सोचने का, जो बाकी जानवरों से क्या करता है, अलग कर देता है। तो लेखक वहीं वाला बोल रहे हैं कि होमोसेपियंस तो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन उस समय मनुष्य जो था हाईली इंटेलेक्चुअल उभर के आ रहा था, ग्रेटर इंटेलिजेंस उसके पास क्या थे, सकते थी, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा था। जो कहता है कि उसके पास कम्युनिकेटिव करने का क्षमता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। समझे बात को। मैथ में कम्युनिकेटिव लॉ पढ़े हैं ना, A इंटू बी प्लस सी बराबर है ना A प्लस बी इंटू सी होता है ना, संचित करना। तो मानव जाति में क्या था, क्षमता था कि अपने गुणों को अपने बाल बच्चों में क्षमता कर सकता है, वो संचित करने की प्रवृत्ति थी। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं था, ठीक है, जानवरों में ऐसा नहीं था, तो वो संचित कर रहा था। कहता है कि लेकिन उस समय एक बड़ा अंतर था, है ना, कि इन्फेंसी का मतलब होता है जो हम लोग का जो बचपना होता है, बचपना को गुजारने में बहुत समय लग जाता है। नहीं, जो बाकी जानवर देखिएगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, थोड़ा सा 4 महीने 5 महीने में क्या होता है, पूरा डेवलप हो जाता है। लेकिन इंसान क्या होता है, 6-7 महीना में गुड़कना सीखता है। गुड़कना समझते हैं ना, घुटनों के बल चलना, फिर धीरे धीरे खड़ा होना, बैठना, तो उसको टाइम लग जाता है। किसको, मानव जाति को। तो ये मानव जाति के लिए थोड़ा सा क्या था, मतलब कठिनाई का काम था कि उसकी जो इन्फेंसी होती थी, मतलब बचपना जो बीतता था थोड़ा लंबा बीतता था, यह डिसएडवांटेज के तौर पे आ रहा था। और कहता है कि हम लोग बिल्कुल एज ए कम्पेयर्ड विद मंकी थे। हम लोग जो थे कंपेयर्ड किससे किए जाते थे, मंकी से, बंदर से किए जाते थे कंपेयर्ड। लेकिन उसमें भी हम लोग के साथ एक घटना क्या था कि हम लोग को स्किन पे लेस हेयर था। हेयर क्या था, कम था। बंदर को देखो ना, पूरा का पूरा हेयर भरा रहता है, लेकिन इंसान का क्या रहता है, उस पर कम रहता है। तो इसके चलते हम लोग को क्या लगता था, कोल्ड ज़्यादा लगता था, ठंडा ज़्यादा महसूस होता था, ठीक है। और कह रहा है कि हम लोग का उस समय जो नंबर था आदमी का बहुत कम था। आज कितना पॉपुलेशन है, 8 अरब, समझ रहे हो, पूरा धरती का, है ना। उसमें से हम 2-4 चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। 8 अरब है, उसमें कम था, ठीक है, जब स्टार्टिंग में था तो कम था। कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, एज आगे बढ़ता गया, कहता है कि मनुष्य ने सीख लिया कैसे पॉपुलेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। कहता है कि इट मीन डोंट इंटेंशन, इनका कोई इंटेंशन नहीं होता था कि चलो आज क्या करो, जनसंख्या को बढ़ा दो, जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह क्या हुआ, अफेक्शन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम है, ये धीरे धीरे हुआ। कहता है कि दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन, है, कोई बात नहीं है, बस यह बल्कि क्या है, खुशी मनाने का अवसर है। वाह, कैसा लेखक है। जनसंख्या बढ़ाना इसके लिए खुशी मनाने का प्राय अवसर हो जाता है। लेकिन यह इंटेंशनली नहीं था, बल्कि मनुष्य भी चाहता था कि हम अपनी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बढ़ाएं। जिसको लगता है कि मेरे बच्चे कम जिंदा रहेंगे एनिमल किंगडम में, वो बच्चा को ज़्यादा रिड्यूस करता है, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है ना, वायरस, ये सब ज़्यादा उसकी संख्या में आता है। क्यों, कि उसको लगता है कि सस्टेन नहीं कर पाएगा।
तो उसके मदर को क्या लगता है कि इसको क्या करें, संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। ह्यूमन को भी ये चेतना आ रहा था, क्या करना चाहिए, हम लोग को जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सब चल रहा था। 3 नंबर तक हो गया। तो पहला 3 नंबर नहीं हो गया, 2 नंबर तक हो गया। तो 2 नंबर में किस चीज़ का वो चर्चा किए हैं, न्यूमेरियस का, नंबर का चर्चा की। 3 नंबर में आते हैं, कहता है कि वी हैव आल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लाइक लेस एनिमल। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ 2 रिस्पेक्ट, फर्स्ट दैट इट एक्वायर्ड एंड सेकेंड अपोज टू congenital. A skill plays a continuously increasing part in human life, and secondly that achieving more and more dominates impulse. In this respect we have certainly become progressively less like animal. कहता है कि समय जब बीतता गया तो ये तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ, तो हम लोग जानवर की अपेक्षा थोड़ा सा सब दिखने लगे। मतलब जानवर ही थे लेकिन उतना जानवर के जैसा लगते नहीं थे। कभी आप जाइए, कहाँ जाइए, साइंस सिटी कोलकाता जाइए, उसमें ना एक शो होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे कैसे मतलब हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का। यहाँ तो कोई उतना म्यूजियम वगैरह में उतना नहीं दिखाया है। अब तो यहाँ भी साइंस सिटी डेवलप कर रहा है ना, बन रहा है ना, चिल्ड्रन पार्क नहीं, वो जो क्या है, चाणक्य होटल के बगल में, मौर्या होटल के बगल में शायद, तो उधर बन रहा है, डेवलप कर रहा है। लेकिन लोगों को दिखाना चाहिए, पता ही नहीं, डायरेक्ट सिर्फ मेकअप करके अपने साथ आदमी निकल जाता है, उसको पता ही नहीं कि पहले कितना बाल था, है ना, बहुत कुछ था। तो दिखाना चाहिए इंसान को, है ना। हम लोग क्या हुआ, धीरे धीरे कम पशु लगने लगे। कहता है कि लेकिन लेखक है 2 चीज़ पे यहाँ पे फोकस करता है कि पहला जो हमने अडॉप्ट किया, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक है। और दूसरा कहता है कि अपोज टू कॉन्जेंटल स्किल, कहता है कि जो हम लोग को जन्मजात हुआ था उसको थोड़ा बहुत रेसिस्ट भी करने लगा, अपोज भी करने लगे। हम लोग जन्म कैसे लिए थे, जानवर के रूप में, ठीक है। एक तो हमें कुछ क्या हुआ थी, क्वालिटी जो है इंटेलिजेंस आया, एक्वायर्ड किए, और कुछ हम लोगों ने जन्मजात का क्या किया, अपोज करके अपने आप को जानवर से कम माने हैं। और कहता है कि यह निरंतर मानव जीवन में वृद्धि धीरे धीरे करता रह गया। और कहता है कि दूसरी और भी चीज़ है कि मानव जाति में कल्पना की शक्ति है, नहीं वो मन में सोच सकता है, सोच के ना आज कितना क्या बना दिया, जहाज बना दिया, फलना ढकना। पशु नहीं सोच सकता है, पशु खाएगा पिएगा मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। लेकिन मानव जाति में क्या है, वो उसके पास इम्पल्स है, आवेग है, सोचने की शक्ति है। और यही जो मानव का जो कल्पना का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे मनुष्य को जानवर से कम बनाता चला गया। समझ रहे बात को। 3 खत्म हुआ ना। टाइम 32 ना। कहता है एज टू द हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, कहता है कि वर्ड्स इट इज़ ट्रू डाई ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर एंड दे आर नॉट वर्ड्स ऑफ पैसेज बट ड्यूरिंग द समर डू नॉट फोरसी द कैटास्ट्रॉफ और रिमेंबर हाउ टू नियरली इट वी फेल देम इन प्रीवियस विंटर। अब तीसरा पॉइंट किस पे था, पहला पॉइंट किस पे था, नंबर्स पर। दूसरा किस पे था, लेस लाइक एनिमल। तीसरा किस पे था, हैप्पियर पर, कि अगर आदमी ज़्यादा खुश होगा तो मानव जाति का ज़्यादा विकास होगा। तो चौथा पॉइंट में बोल रहे हैं कि एज टू द हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। हैप्पीनेस के बारे में बोल रहे हैं कि मैं इसके लिए श्योर तो नहीं कह सकता हूँ, बट यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं वर्ड्स का, किसके, वर्ड्स का, पक्षी का, कि डाई ऑफ हंगर, है ना, किससे, भूख से। कितना में, लार्ज नंबर में वो क्या कर देते हैं, विंटर के समय में मर जाते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ तो भाई जाड़ा गर्मी बरसात हो पक्षी में नहीं मरता है, लेकिन जहाँ विंटर पड़ता होगा, ब्रिटिश के हैं, ब्रिटेन के हैं, वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, लोगों को रिलेट कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि विंटर में क्या होता है कि ढेर सारे जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, भूखमरी से मर जाते हैं। अब सब पेड़ पर क्या है, बर्फ़ जमा हुआ है, वो बेचारा कहाँ खाएगा, फ्रूट्स वगैरह मिलेगा नहीं, दाना पानी मिलेगा नहीं, तो क्या करता है, मर जाता है। और कहते हैं कि दे आर नॉट वर्ड ऑफ पैसेज, कहता है कि पैसेज का मतलब होता है राही, मतलब कि जो भ्रमण करता है। तो कई पक्षी माइग्रेट कर जाते हैं। साइबेरिया कहाँ है, रसिया में है, रसिया से राइवेट करके कहाँ जाता है, कांवर तल झील बिहार आ जाता है। इतना दूर उड़ के चला आता है, बताओ, फ्री में चला आता है। कभी जाइए कांवर ताल झील देखिए, साइबेरियन पक्षी। कहाँ देखिए तुम, तुम्हारा नानी घर उधर है साइबेरिया में? ओ, तो उधर है कांवर ताल झील की तरफ। दानापुर में तुम साइबेरियन पक्षी देख ली?
अच्छा आता होगा, माइग्रेट करके उड़ के आता है, ठीक है। कहता है कि बट ड्यूरिंग द समर डे डो नॉट फोरसी द कैटेस्ट्रॉफ, दे रिमेंबर हाउ नियरली इट बी फॉल देम इन टू द प्रीवियस विंटर। लेकिन कहता है कि ऐसा है कि उस पक्षी जो है वो पार नहीं जा पाते हैं। पार का मतलब क्या, कि जहाँ पे अगर मान लिया ठंड हो गया, यहाँ से अगर हम माइग्रेट कर जाते तो शायद हम बच जाते, लेकिन उसमें इतना अथी रहेगा तब ना कि हाँ भाई यहाँ ठंडा पड़ेगा, यहाँ से निकल जाओ। कहता है कि ड्यूरिंग द समर डे, जब समर डे रहता है, गर्मी का दिन रहता है, तो कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, आपदा। उसके साथ जो आपदा बीतती है, किसके साथ, पक्षियों के साथ, उसके बारे में वो समझ ही नहीं पाता है कि आगे मेरे साथ ऐसा पिछला साल में हुआ था, है ना, पिछला साल में ऐसा हुआ था। लेकिन कहता है कि इन ह्यूमन बीइंग द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन मनुष्य समझता है कि पिछला साल मेरे साथ क्या हुआ था, है ना, पिछला ठंड में हम कितना ठंड झेले थे, नहीं। लेकिन पक्षी बेचारा नहीं समझ पाता है, जो क्या उड़ के एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। वो फिर गर्मी आएगा, फिर अपना खाए पिएगा, एंजॉय करेगा, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आएगा कि पिछला विंटर में मेरे साथ क्या हादसा हुआ, ठीक है। कहता है कि मनुष्य के संदर्भ में क्या है, ये मैटर अलग है। कहता है कि आई डाउट वाट एवर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट हैव डाइड इन ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946-7 इज अ ग्रेट एज द परसेंटेज एज ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट हैव डाइड फ्रॉम द काउज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यह जिस वक्त वो बात लिखे हैं उस वक्त का समय शायद 1946 से 47 का समय चल रहा होगा, और लेखक ने लिखा कि इस समय जो परसेंटेज है पक्षियों का मरने का, ठीक है, वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है, किससे, इन द कंपेरिजन ऑफ, कहता है कि ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति मरा है ना, कब मर रहा है, इस वक्त हम लोग क्या थे, हम लोग को पूंछ था, सिंह था, कुछ नहीं, हम लोग मानव हो गए हैं पूरा का पूरा डिक्लेयर। कहता है कि फिर भी क्या है, इस स्थिति में पक्षी के मरने का जो परसेंटेज है वो इंडिया और सेंट्रल यूरोप में मिला के जो सेम पीरियड में है उससे कहीं वो उसका ज़्यादा है। समझ रहे बात को, पक्षियों का मरने का। कहता है कि बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स। वी सफर नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली वी फॉल अस बट ऑल दो आवर इंटेलिजेंस टेल अस व्हाई द रीजन टू फियर। कहता है देखो, हम लोग मरे और पक्षी मरे, दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, हम मरे और पक्षी मरे, दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, वही तो पूछ रहे हैं, क्या अंतर होगा। इंसान में फीलिंग होता है और पक्षी होता तो नहीं होता। अच्छा ठीक है। कहता है कि देखो, मनुष्य के पास इतनी सोचने की शक्ति है, अगर मान लिया कि अभी भूकंप आ जाएगा, ठीक है, मान लिया जाए, तो हमारी चेतना क्या कहेगी, भाग जाना है, बच गए तो बच गए, नहीं तो फिर ऊपर वाला का प्यारा हो गए, क्लास बंद हो जाएगा मेरा अंग्रेजी का, ठीक है, तुम लोगों को पैसा बुड़ जाएगा। लेकिन जब पक्षी मरता है तो उसको चेतना ही नहीं रहता, कोई बेचैनी है, बेचारा डाल में बैठा है, अचानक कोई गुलेल सा टपका दिया, कहानी खत्म। लेकिन अगर आदमी को धमकी दे दे कि हम तुमको शाम में टपका देंगे, वो दिन भर क्या रहेगा, बेचैन रहेगा, टेंशन में रहेगा। यही बात है, लेखक कह रहे हैं कि वो तो पक्षी बेचारा तो मरिए जाता है, लेकिन इंसान में क्या है, इंसान में अगर मतलब लॉन्ग टाइम अब भूखा रहेगा, उसको अंदर से अंदर बेचैनी होगा नहीं। कहता है कि जो उसको पड़ोसियों, मतलब जो भी उसके जो फैमिली मेम्बर कहिए या फिर जो जिससे वो सामाजिक का निर्माण हुआ है, उसके अंदर भी वो क्या होता है, चेतना जागता है, परेशान होता है। अकेले तो मान लिया एंजाइटी का शिकार होगा ही, कि जब स्टारवेशन जब ह्यूमन डेथ का करता है, अगर आपको आज खाना ना मिले कैसा फील होगा, चुपचाप तो नहीं रहिएगा, बेचैन होइएगा ना कि हमको काहे नहीं खाना मिल रहा है। और आपको कहता है कि यही जो है वातावरण पूरा पड़ोसियों के आसपास भी है, तो पूरा आदमी क्या रहेगा, टेंशन में रहेगा, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से खाना आएगा, ठीक है, जोमेटो स्विगी कहाँ से आएगा, ठीक है। कहता है कि वी सफर नॉट ओनली इविल दैट एक्चुअली बिफॉल अस बट ऑल दोज आवर इंटेलिजेंस टेल अस व्हाई वी हैव द रीजन टू फियर। कहता है कि बस यही अंतर है, किसमें, पशुओं में, पक्षियों में और मानव जाति में, कि उन लोग के पास कोई रीज़न नहीं है भयभीत होने का। आज हम लोग के घर में दाल चावल कल नहीं रहेगा तो सोचेंगे रात भर कि कल क्या खाना है, वो लोग हमारे कौन सा स्टोर करके रखता है फ्रिज में, कुछ नहीं, फिर वो कल उड़ कर फिर खाया पिया फिर रहा। तो यही तो एक रीज़न है भयभीत होने का, किसका, ह्यूमन जाति का, मानव जाति का, ठीक है। द कर्विंग ऑफ इम्पल्स टू विच आर लेड बाय द फोरथॉट अवॉइड फिजिकल डिजास्टर ऑफ द कोस्ट ऑफ वरी
and the general lack of joy. I do not think that they lead the man of acquaintance, even when they enjoy a secure income, as they happy as the mice that the crumbs from their tables, while the erudite gentlemen snooze. In the respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all. कहता है कि यह भी चीज़ है कि हमारी थोड़ी दूरदर्शिता होनी चाहिए। दूरदर्शिता का मतलब क्या? आगे का थिंकिंग होना चाहिए। मानव का आगे का थिंकिंग जी वो जो है वही तो उसको बचा के रखा है। अब मान लिया जाए कि पशु पक्षी को नहीं पता है कि कल हमें भोजन मिलेगा कि नहीं, बर्फ़ गिर गया कल, बेचारा मर जाएगा। मानव जाति है सोच के रखता है, बैंक बैलेंस हो, घर का खाना बाना हो, तो वो सब सोच के रखता है कि हमें आगे ज़िंदगी कैसे जीना है। तो कहता है कि डरना तो हमारे लिए आवश्यक है जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, तो ठीक है, एंजाइटी वगैरह तो होना ही चाहिए, लेकिन यह भी है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो है फोरथॉट मतलब आगे का जो है किसी प्रकार के शारीरिक आपत्ति से हमारा बचाव करता है। ठीक है, कहता है कि ये तो होता है कि मैं नहीं समझता कि मेरी पहचान के शिक्षित लोग जब निश्चित आनंद का निर्णय ले रहे होते हैं वो इतने सुखी होते हैं कि जितने उनके मेज़ से रोटी के टुकड़े चूहे खा रहे होते हैं, और जबकि विद्वान लोग ऊँघ रहे होते हैं। इसी कारण मेरे विचार से बिल्कुल भी उन्नति नहीं हुई। कहता है कि आप देखे होंगे, मतलब मैं लेखक कहते कि ये मैं नहीं समझता कि अच्छा एक चीज़ और है, जो शिक्षित लोग हैं, अब मान लीजिए जिसके किसी का फिक्स इनकम है, ठीक है, यहाँ उसको उतना आता है, बोलता है ना कि नौकरी करके क्या करेगा। आज का युवा इसी में क्या है, मोटिवेट होल है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के सबको कम समय में करोड़पति बनना है। ठीक है, होता कुछ नहीं है, 2-4 साल 5 जब ज़िंदगी के हाथ से निकल जाते हैं फिर वहीं वापस रोड पे आ जाते हैं, चाउमीन ठेला अंडा बेचते हुए नजर आते हैं। लोग मोटिवेट करता है। एक कहावत है कि बेवकूफ़ के बाल बच्चा का पैसा जो है रहता है तो चालाक का बाल बच्चा भूख नहीं मरता है। वहीं दुनिया में भी चल रहा है, ये करके वो करके समझा के बुझा के उसका अपना लाइफ चला जाता है। लेकिन कहता है कि वो व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी एक निश्चित आय है, जिसने जब सोच रखा है कि हमें आगे व्हाट टू हैव टू डू, वो क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लिया जाए कि उस पर मेज़ पर रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है, चूहा खा रहा है, अपना बैठ के ऊँघ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आगे का नहीं है सोच, आप अपनी दूरदर्शिता तो मजबूत नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण कर दिए यहाँ पे कि मानव जाति जो एक मेरे पहचान के, जो कहते हैं लेखक का कहना है कि मेरे पहचान के जो शिक्षित लोग हैं, है ना, जिसने अपनी खुद की इनकम को फिक्स कर रखा है और वे सुखी होते हैं। क्यों सुखी होते हैं? कि उनको पता है कि आगे मुझे को क्या करना है, नहीं करना। ठीक है, वो बिल्कुल इसी प्रकार सुखी होते हैं जैसे उसके मेज़ पे कोई रोटी का टुकड़ा पड़ा हो, वो रोटी का टुकड़ा चूहा खा रहा है, अपना बैठ के ऊँघ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? थोड़ा सा ही चला जाएगा। तो बिल्कुल वैसा विजन है ना मनुष्य जाति ने बनाया अपने आप को कि मेरी क्या हो, आगे आने वाली जो समय हो उसके लिए हम कुछ न कुछ समथिंग व्यवस्था करके रखें। हमारी दूरदर्शिता है। पक्षी में और मनुष्य में ये अंतर है कि पक्षी को नहीं पता था कल मेरा दाना पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मनुष्य को इस बात का अंदर अंदर भय होता है कि अगर हम आज नहीं कमाएंगे तो कल क्या खाएंगे, कल शारीरिक आपदा गिर जाएगा। ठीक है, तो उसका कैसे बचाव करेंगे? तो यह मानव की दूरदर्शिता ही है, मतलब आगे की सोचने की शक्ति ही जो क्या करते हैं उसको बचा रहा है। और जो शिक्षित लोग हैं उस चीज़ को ज़्यादा समझता है और वो ज़्यादा सुखी हैं, है ना। अब कोई अनपढ़ बेचारा है, वो मजदूरी करता है, मान लीजिए कि किसी घर में वो काम कर रहा है, आज वो दिहाड़ी पे जाएगा तो उसको मिलेगा पैसा, कल नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसके साथ अति है, लेखक वही बताना चाह रहे हैं कि निश्चित आय का आनंद भी ले रहे होते हैं। तो लेखक कहने का मतलब क्या कि वो इतनी दूरदर्शिता से सोच रखें कि आगे हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कोई दिक्कत। तो ये क्या था? हैप्पियर के बारे में था ना। 5 नंबर में कहते हैं कि एज टू डाइवर्सिटी, अब विविधता के बारे में कहता है कि एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, कहता है हु वर टेकन टू मूवीज शोइंग इन सक्सेसफुल deportation of land a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacles. Not only music and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animal. Our intelligence has therefore certainly enabled to get a much greater variety of enjoyment than in open to animal, but we have purchased this advantage at the expense of much greater liability to boredom. कहता है कि
अगला वो प्रश्न किए थे किस पे, मनोरंजन पे, ठीक है, क्या अगर एंजॉयमेंट करोगे, ए डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोगों ने नंबर्स देखा, लेस लाइक एनिमल देखा, बिकम हैप्पियर देखा, उसके बाद है ग्रेटर डाइवर्सिटी देखा। और ग्रेटर डाइवर्सिटी का है कि जहाँ तक कि हम लोग मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तो लेखक यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि वो शायद कुछ मूवी के क्लिप के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे आप सर्कस देखें, सर्कस में क्या होता है, शेर वगैरह को रखता है, हाथी वगैरह को रखता है। तो लेखक को याद आया कि मैंने कुछ शेर को, है ना, कि फिल्म में उसे दिखाया गया, ठीक है। तो शेर रहता कहाँ है, जंगल में रहेगा। हाँ, शेर कहाँ रहेगा, पिंजड़ा में तो रहता ही है। यहाँ वाला, यहाँ गए हो जू, कलकत्ता से ज़्यादा बढ़िया यहाँ जू है। सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, कलकत्ता में, लेकिन वहाँ पर उतना जानवर नहीं है जितना कि यहाँ पे है, ठीक है, पटना जू में। हाँ, उससे ज़्यादा जानवर यहाँ है, वहाँ तो अब कम गया है। पता नहीं अब सरकार भी वन्य जीवों पर थोड़ा सा दया कर रहा है, नहीं तो पहले हाथी पकड़ाया ठूंस दो, जानवर पकड़ाया कुछ और ठूंस दो। होना भी चाहिए और एक लिमिटेड समय तक रखना रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा ज़िंदगी उसको सड़ा दीजिएगा रथी में। आपको अगर कोई जेल में बंद कर दे और आपको लोग पैसा दे के देखने आए, कैसा फील होता होगा। तो निश्चित और कम समय तक रखे तो ज़्यादा बेहतर है। रखता है 15-15 साल तक, बेचारा का ज़िंदगी है 20-25 साल का है, 15 साल तक वहीं रखता है। वही कह रहा है कि फिल्म में दिखाया गया जो शेर है, कहता है कि लेकिन उस शेर को फिल्म में डाल दिया, लेकिन उसको क्या हुआ, मज़ा आया नहीं आया, लोग मज़े ले रहे हैं, वो बेचारा शेर को कहाँ से मज़ा आएगा। कहता है कि केवल संगीत, कविता, है ना, और चाहे उसमें फुटबॉल है, बेसबॉल है, शराब है, इतना कुछ डाल दीजिएगा फिर भी, लेकिन वो जानवर को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग मगरमच्छ के बीच डाल दिया जाए, रह पाओगे, हाँ, बोटी हो जाओगे, ठीक है। वही कह रहा है कि जहाँ तक कि विविधता का प्रश्न है तो मनोरंजन क्यों उठा लीजिए, और विविधता वाला बात तो बिल्कुल विपरीत है। एक फिल्म में क्या दिखाया गया कि शेरों को मूवी में डाल दिया, ठीक है, फिल्माया गया, लेकिन शेर को जरा सा भी आनंद नहीं आया। शेर को आनंद कहाँ आएगा, जंगलों में आएगा, शिकार करने में आएगा। कहता है कि उसके लिए संगीत, कविता, विज्ञान, फुटबॉल, बेसबॉल, शराब, अल्कोहल, लेकिन इससे किसी भी जानवर को कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। कहता है इसी कारण हमारी बुद्धि के द्वारा हम निसंदेह उसमें से अधिक विविधता के साथ मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं जितना कि पशुओं को उपलब्ध है, किंतु हमें यह लाभ कहीं अधिक नीरस होने की प्रवृत्ति का कम कीमत पर खरीदा है। मनुष्य समझता है कि विविधता होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा मानव जाति का विकास हो जाएगा। जानवर को पाला बाद में, स्टार्टिंग में तो पाला ना कुत्ता ये सब, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे विविधता वाला जो बात लेखक बोले वो फिट नहीं कर रहा था, ठीक है, फिट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं फिट कर रहा था? फॉर एग्जांपल दिया ना कि अब लायन को आप उठा कर रख दीजिएगा अथी में, सर्कस में, मूवी में, और उसको अथी दीजिए, जो भी है, संगीत दीजिए, कविता दीजिए, विज्ञान दीजिए, उसको क्या फर्क पड़ने लगा है? किसी को आनंद आया ही नहीं था, ठीक है। कोई भी जानवर